अरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। कर दी इधर की है नहीं की है। कहाँ पे बैठा है? अरे कर तो दी नहीं की है भाई, इधर आ ही नहीं रहा है। तेरे में आ रहा है रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है? मैं रुक देखता हूँ। हेलो आ रहा है मेरे में तो मैंने चालू कर अभी आवाज आ रही है? आप वहां जाके बोलो तो पता चले। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। आईफोन अभी बोला था ना, देख इसलिए इसे परमानेंट वैलिडिटी वाला तो आते ही ना क्लास में आते सबसे पहले सेट कर दिया। वेट ही मत करा कर किसी का ना, डिलीट मत करना रात को जाके मत करना। और अगर डिलीट हो गया तेरा जो इसमें से किसी भी, भले ही सारा फोन डिलीट हो जाए तेरा अभी देखो बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस का कर्व एटॉमिक मास नंबर के साथ प्लॉट करना। ये इस टाइप का कोई कर्व प्लॉट होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो आयरन की होती है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 56। इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 56 हमारे पास। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो होती है वो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस में चल रहा है ये सब कुछ। समझ रही बात ये? तो एक रेंज होती है हमारे पास कि 30 से 170, जनरली 170 या 150 से चलता है ना। 30 यहाँ पे नहीं होगा, 30 यहाँ पे नहीं होगा हमारे पास, और 170 यहाँ पे नहीं होगा। समझ रही बात ये? यानी 30 से 170 जिसका भी एटॉमिक मास नंबर है वो सब न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबल होते हैं। कैसा बोलेंगे हम? स्टेबल होते हैं। तो 30 से कम जिनका एटॉमिक मास नंबर है और 170 से ज्यादा जिनका एटॉमिक मास नंबर है वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। समझ रही बात है? 30 से 170 जिनका एटॉमिक मास नंबर होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस। जूम कर, तो जूम करने का बोल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है? जूम करने का वो ग्राफ पे सर साइड में तो फिर इधर पकड़ना पड़ेगा इसमें। अरे यार तुम भी ना कार्टून नहीं हो भाई, क्या दिक्कत है? वो रीडिंग्स नहीं दिख रही अच्छे से इसलिए। रीडिंग मॉड्यूल में देख ले, जब ज्यादा नखरे मत किया कर। अरे तो सर दिखना तो चाहिए कुछ। वो खाली ग्राफ पे जूम कर दो ना, मैं लिख लूंगा। अरे फिर वापस जूम आउट करना पड़ेगा ना। वो तो पढ़े तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या है। ठीक है, अभी मॉड्यूल में से देख लेना जो जान के दिखा। ये 30 है, ये 170 है, ठीक है। ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे पास यहाँ पे ना। और 30 से 170 के बीच में जो रीडिंग होती है वो क्या होती है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद 170 के बाद यूरेनियम की होती है हमारे पास कितना? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रही बात ये? तो इससे कम जिनका एटॉमिक मास नंबर है, 30 से कम जिसका एटॉमिक मास नंबर है वो क्या होते हैं कि 30 से 170 की रेंज में आने का ट्राई करते हैं। जो भी न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम है वो किस रेंज में आने का ट्राई करेंगे? 30 से 170। और जिनका 170 से ज्यादा है वो क्या होंगे? ब्रेक होंगे, और ब्रेक होके 30 से 170 में। मतलब 30 से कम वाले जब आपस में जुड़ेंगे तब एटॉमिक मास नंबर बढ़ेगा, और 170 से ज्यादा वाले जब ब्रेक होंगे तब इस रेंज में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 30 से कम जिनका एटॉमिक मास नंबर है वो ऑलमोस्ट कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ने, ठीक है, वो होते हैं फ्यूज होते हैं। और 170 से ज्यादा वाले क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, तो वो क्या शो करते हैं? फिजन रिएक्शन शो करते हैं। समझ रही बात नहीं? ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास।
मतलब जो न्यूक्लियस है वो ट्राई करते हैं कि इस रेंज में आ जाए, इस रेंज में आते क्या होते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन। आयरन की कितनी है हमारे पास, देखो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है, तभी तो आयरन जो होता है वो धीरे धीरे बहुत डिकम्पोज होता है, पर बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत लंबे टाइम तक आयरन चलता है। जैसे अगर मान लो कि बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता तो फटाफट फटाफट टूट जाता, न्यूक्लियस ही वो एटम वही खत्म हो जाता। जैसे अगर यूरेनियम को रख दो तो वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रेडिएशन तो निकाला जाएगा, बहुत जल्दी 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 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके आयरन बहुत लंबे टाइम तक चलता है, बहुत लंबे टाइम तक। हो जाएगी बात, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें कुछ इसके लिए पॉइंट दिए हुए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट दिए हुए, फटाफट से पढ़ देते हैं। पहला पॉइंट ये है, बाइंडिंग एनर्जी इज स्मॉल फॉर द लाइट न्यूक्लियस, 1h1 1h2 1h3 के लिए बहुत कम एनर्जी होती है। इन द मास नंबर रेंज 2 to 20, देखो ये अप्रोक्सीमेट रेंज है ना, ऐसे कुछ पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि 0 से 30 या 170 के बाद, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट रेंज है। तो 2 to 20 there are the well defined maxima and the minima on the curve. Maxima are at the even atomic number, जिनका atomic number even है उसपे maxima है। मतलब इस कर्व में मैक्सिमा की बात कौन सी हो रही है, जैसे ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है। तो इन पॉइंट्स पे कौन से है जिनका एटॉमिक मास नंबर इवन है, जैसे कि उसने दे रखा है हीलियम के लिए दे रखा है, कार्बन के लिए दे रखा है और ऑक्सीजन के लिए दे रखा है। एंड द मिनिमा एट द ऑड एटॉमिक नंबर, उसपे ऑड एटॉमिक नंबर है, उसपे क्या है, लिथियम है और नाइट्रोजन। ठीक है, द कर्व हैज द वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इन द मास नंबर रेंज 30 to 150। ठीक है, 30 to 150 या 30 to 170 एक ही बात है। It's has the peak value of the 8.8 mega electron volt per nucleon for the ferrous, है ना। As the mass number increases, further binding energy per nucleon show a gradual decrease and drop to the 7.6 mega electron volt per nucleon। समझ आ गई? किसके लिए, यूरेनियम 238 के लिए, यूरेनियम 238 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है हमारे पास, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, ये कोई जरूरी बात नहीं है ना, ये पढ़ो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में चीजें नीचे हमारे पास न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके डेफिनेशंस लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, किसकी सबसे ज्यादा है ना, 30 to 170 रेंज में कितनी होती है, 30 से पहले वाले क्या शो करते हैं, 170 से बाद वाले क्या शो करते हैं, वो लिख लो फटाफट से, है ना। इस ग्राफ के बाजू में क्या क्या लिख लोगे, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसकी है, फेरस की। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और यार तुम कुछ करो ना यार, तुम्हारे उसका पूरा शेड्यूल हमारा उल्टा नीचा हो गया है। उसको 1 घंटा ज्यादा बोलते हैं ना, एक फायदा उठाता है, बोलता है पार्ट टाइम काम को क्या मुझे आता है। पहले तो फुल टाइम से पार्ट टाइम में आता है, फुल टाइम मिलता ही नहीं है। जैसा मतलब ऐसे बनता है ना, तो 500 लोग का एक साथ करते ही है। हां, पार्ट टाइम में 5 से लोग, अच्छा 5 से लोग आते हैं, 5 से जिससे बोलता है वो एक साथ करता है। अच्छा, एक टाइम पे एक आदमी होता ही होता है। वैसे इसी को देखा है हमेशा, सब आदमी दूसरा ढूंढा नहीं। अच्छा, वो भी ऐसा ही था। होशियार, और तुम 3 लास्ट के 3 दिन बजे आओगे 9:30 बजे, है ना। लास्ट के 3 दिन यही होगा ना। और शाम को क्या करने का है, एक्सरसाइज 2 और 3 का पार्ट 2। दिक्कत है, मिल जाएगा, मिट्टी का बना हुआ नहीं है, मिट्टी है क्या नहीं सर, कितनी करोगे तुम्हारी तो टेस्ट तो पिछली बार वाली हो, कैंसिल कोई तो है, लाइट नहीं चली गई थी, बारिश आ रही।
सैटरडे को आ रही है उसे दे रखी है टेस्ट हाँ सुनो मान ले ओपन कर ली थी ओपन बस क्या है वही होगी टेस्ट में सिलेबस क्या था उसका वो मैग्नेटिज्म हमारे लिए एमसीक्यू सबका एमसीक्यू शाम को आज वाले की बात नहीं कर रहे हैं तो आज वाले हम तो जे एडवांस और ए वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं आज भी एमसीक्यू है आज भी एमसीक्यू है 50 थियरी में बस आगे देखो हेडिंग डालो न्यूक्लियर फिजन हेडिंग डालो अच्छा फिजन है ना इसमें लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस is smaller for binding energy per nucleons is smaller for heavier nuclei. Binding energy per nucleons is smaller for heavier nuclei. है ना? ठीक है. So when a heavier nuclei is split into, splits into lighter nuclei, the binding energy per nucleons changes from 7.6 to 8.5. Changes from 7.6 to 8.5 mega electron volt per nucleon. And 8.5 हो गया ना 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियाई ऐसे लिखना है एंड डॉटर न्यूक्लियाई बिकम स्टेबल तो जो न्यूक्लियस टूट रहा है वो 170 के बाद वाला है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है हमने यूरेनियम का लिया यूरेनियम में क्या है 7.6 से जब वो टूटेगा तो बाइंडिंग एनर्जी किस रेंज में आएगी 8.5 मतलब ये तो एटॉमिक मास नंबर है हमें चाहिए क्या बाइंडिंग एनर्जी 8.5 की रेंज में आ जानी चाहिए तो स्टेबल हो जाएगा ठीक है सेकंड लिखो ये किसमें होता है बेसिकली न्यूक्लियर फिजन जो यूरेनियम की इक्वेशन होती है ना ये एटम बम में होती है ये रिएक्शन है ना एक होता है एटम बम दूसरा होता है हाइड्रोजन बम कौन ज्यादा खतरनाक आगे हाइड्रोजन बम बट हाइड्रोजन बम के लिए प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा सन पे जितना टेम्परेचर फ्यूजन तो होता ही नहीं है एक तरीके से मानो फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे हो रही है मेनली सन पे हो रही है जबकि फिजन जो है वो अपने ये न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां पे ठीक है तो एटम बॉम्ब में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है फिजन वाला है ना टूटने वाला और फ्यूज होने वाला कॉन्सेप्ट किसमें होता है हाइड्रोजन है ना वो सॉलिड वगैरह में दिखाते हैं ना वो सब पढ़ती है ऐसा कुछ नहीं होता है न्यूक्लियर फ्यूजन नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें क्या लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्मॉलर फॉर लाइटर न्यूक्लियाई
पहली लाइन टेप लो फटाफट से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्मॉलर और लाइटर न्यूक्लियर, है ना? सो दे आर लेस स्टेबल binding energy per nucleons is smaller for lighter nuclei, so they are less stable. So they are less stable, and combine to form a heavier nuclei. And combined, क्या कहाँ से छुड़िया? कोई बात नहीं। इतना ये जानबूझ के ना बैटरी कम लेके आता होगा, ये तो मेरे को पता लग गया। इधर से करो, राइट साइड से देखो। इधर नहीं, राइट साइड से ऊपर खींचो। अरे चलने दे, चल जाएगी। तो बाद में डिस्चार्ज भी तो होगा। कुछ नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। Binding energy per nucleon is smaller for lighter nuclei, so they are less stable and combine to form a heavier nuclei. है ना? This is what happens in a nuclear fusion, which is basic of the hydrogen bomb. Basically, किसमें होता है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना? समझ आ गई बात ये? अभी इनको आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ये तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद मेन जो डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है वो है रेडियो एक्टिविटी से, है ना? डेरिवेशन है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी लो है यहाँ पे। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है, इधर सुनो। कि होता क्या है कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं? ब्रेक हो जाते हैं या कंबाइंड हो जाते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ब्रेक होते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट जैसे ब्रेक होने पे जो एलिमेंट बाहर निकलते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना होता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मास को कम, एनर्जी को रिलीज करवाना होता है। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी गेन होगी। तो एनर्जी की फॉर्म में कुछ पार्टिकल यानी मास बाहर निकलता रहता है, तो उस पार्टिकल्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अल्फा बीटा गामा होते हैं जो होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अल्फा क्या होता है? 2He4+2 हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बीटा माइनस भी होता है और बीटा प्लस भी होता है। बीटा माइनस होता है इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है। समझ आई बात ये? तो बीटा माइनस और बीटा प्लस निकलते हैं, है ना? और अल्फा न्यूक्लियस जो है वो 2He4+2 हो जाता है, जबकि गामा पार्टिकल या गामा जो रेस है वो सिर्फ क्या है? फोटॉन से। उसमें मास और जेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जेड की वैल्यू 2 कम हो जाती है और एटॉमिक मास नंबर ए की वैल्यू जो हो जाती है वो 4 कम हो जाती है। जैसे बीटा माइनस निकलेगा तो जेड की वैल्यू +1 हो जाती है और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीटा माइनस हो गया ना, बीटा प्लस जब निकलेगा तो बीटा प्लस के लिए क्या होगा? जेड की वैल्यू 1 कम हो जाती है और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि गामा रेज निकलती है तो जेड भी चेंज नहीं होता, ए भी चेंज नहीं होता, बस एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है? तो ये एलिमेंट है जो बाहर निकलते हैं ताकि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो जाता है। समझ आई बात? इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना? तो रेडियो एक्टिविटी में लिखो फटाफट से। इट इज द फिनोमेनन ऑफ द, ये पहली जो डेफिनेशन है वो फटाफट से लिख लो, 2 लाइनें जो लिखी हुई है मॉड्यूल तुम्हारे पास? जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो। इट इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, ये वाली। रोयल लांबा आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ सही फोन में बोल तो रहा हूँ सर, ये फोन में डाइटी के अंडर ले लो और उसको क्या यहाँ बेटा?
सर ये वाला फोन मेडाइटी के पास रख लो और ये अक्षर को वो वाला दे दो। अपन स्टीयर ही चिपका देते हैं ना जो हटेगी ना। हाँ पीछे ग्लास पे वो अंदर करनी है तो वही चेंज करना है कुछ भी कार है वाले चीज अच्छे बनाते हैं ऐसा नहीं स्पीकर वगैरह अच्छे होते हैं कंप्रेसर वाले बहुत तेज आवाज आती है बहुत तेज मतलब स्पीकर चला रखा हो ऐसी इतनी तेज आवाज आती है इसका माइक भी बहुत नॉन आईफोन वाला माइक भी बहुत अच्छा होता है इसीलिए सब लोग ये करते हैं। हाँ माइक्रोफोन अच्छा होता है सर आईफोन और एक हाँ है ना हाँ तो थोड़े दिन जितने दिन चल रहा था फिर होशियार का लगा देंगे उसमें एक अल्टरनेट नहीं नहीं अल्टरनेट नहीं जितने दिन ही चल रहे होते हैं ये लिखना है कि अंडरलाइन किया हाँ पहली यहाँ दो पे लाइन लिखी है ना पहली दो लाइन इधर का लिखना यहाँ तक लिख लिया ना बाकी ये तो समझने वाली बात है अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस ये तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है ना ये लिखो नीचे द सब्सटेंस व्हिच स्पॉन्टेनियसली एमिट ये वाली लाइन लिखो द सब्सटेंस व्हिच स्पॉन्टेनियसली एमिट penetrating radiations are called radioactive elements radioactive substance last वाली लाइन लिखो the substance which spontaneously emit लास्ट मेरी क्लास होती है कि नहीं होती जी में होती थी कि नहीं होती ठीक है एडवांस नहीं अच्छा है रोज तुम्हारे में क्लास कितने बजे 6:30 बजे ना तुम्हारी अरे यार चक्कर पड़ेगा क्यों यार 4:30 बजे ना मेरी क्लास कितने बजे 4:30 बजे 4:30 बजे क्या 4:30 से क्या कहता है वो निश्चय आपने बोला तो टाइम टेबल देख रहा है तो देख रहा है निश्चय के तो कुछ हो रहा है लिख लिए हुए हैं अब इसके बाद लिखो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके चलो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या चीज होती है हेडिंग डाल दो फिर देखो सब लोग मान लो कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके पास इनिशियली N0 न्यूक्लियाई है क्या है N0 है ना वो धीरे धीरे क्या होते हैं डिसइंटीग्रेट होते हैं तो जो डिसइंटीग्रेशन की रेट होती है किसी भी जर्नल टाइम t पर यानी हम ऐसा बोले कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम जिस टाइम पर आप डिसइंटीग्रेशन रेट की बात कर रहे हो उस टाइम पर जो डिसइंटीग्रेशन रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिलती है उस टाइम पर जितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे ठीक है समझ आई बात ये तो मान लो कि एट t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई नंबर ऑफ एक्टिव या फिर अनडीके बोला जाएगा नंबर ऑफ एक्टिव या अनडीके न्यूक्लियाई जो है वो कितने हैं N0 है और 8 टाइम t पर
80 सेकंड पे नंबर ऑफ एक्टिव या फिर अनडिके न्यूक्लियाई जो है वो आपके पास n है। तो रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या बोलता है आपके पास? रेडियो एक्टिव लॉ बोलता है dN by dt rate of disintegration is directly proportional to number of nuclei at distance। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, जो होता है यहाँ पे हमारे पास डीके कांस्टेंट। लैम्डा क्या होता है यहाँ पे? डीके कांस्टेंट। बट dN by dt में देखो रेट चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी dN विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जाएगा? ये क्या होगा? पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? धीरे धीरे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब dN क्या चीज है? नेगेटिव। और dt क्या चीज है? पॉजिटिव। n क्या है? पॉजिटिव। लैम्डा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो ये वाला पूरा तो फैक्टर क्या है? इधर तो क्या है? और ये वाला फैक्टर क्या है? तो इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए एक माइनस और लगा देते हैं ताकि दोनों साइड क्या बन जाए? फिर पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ पे अपन एक नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से दोनों साइड क्या बन जाती है? नेगेटिव नहीं बनती, पॉजिटिव बन जाती है। समझ आ रही बात? दोनों साइड नेगेटिव है फिर, है ना? ठीक है। dN by dt इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस ऑफ लैम्डा इनटू n। यहाँ पे n लैम्डा क्या चीज है? डीके कांस्टेंट। इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होगी? देखो n की कोई यूनिट नहीं है नंबर्स की, इधर भी n की कोई यूनिट नहीं है। 1/dt मतलब क्या देगा? सेकंड। 1/सेकंड इधर भी क्या होना चाहिए? 1/सेकंड। तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी? या तो अपन लिखें पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। समझ रही बात नहीं? अगर पर सेकंड या सेकंड इनवर्स होना चाहिए। अब इसी को अपन क्या करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को t टाइम पर। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं कि dN by इसको n को इधर डिवाइड कर दो और लैम्डा इनटू dt इधर रख दो। दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। टाइम 0 पर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n नॉट। और टाइम t पर n की वैल्यू कितनी है? n। dN by n। अच्छा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर तेरे आज फॉर्मूले नहीं बोले तो तेरा फोन इधर ही डेली इधर लगाना पड़ेगा। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होगा। तो क्या होगा? x की पावर n का डिफरेंशिएशन x की पावर -1 का इंटीग्रेशन बता दे। हाँ जल्दी बोल। अब तेरे को फॉर्मूले आती है इसलिए तो तेरा तो नाम ही सकता है ना। dN by n का कितना होगा इंटीग्रेशन? पीछे का देख रहा है उसको ln हो जाएगा ये, है ना? तो ये हो जाएगा हमारे पास ln n। लिमिट लग जाएगी इसमें हमारे पास n नॉट से n तक इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा। इधर तो t हो जाएगा सिर्फ dt का इंटीग्रेशन t 0 से t में t बचेगा इधर। तो समझ आ गई बात? ये इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? ln n by n नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा इनटू t। n की लोग ले लो तो n by n नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? n की पावर माइनस लैम्डा t। आपको निकालना n था तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपको टाइम t पर n क्या चीज है यहाँ पे? n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कौन से? डीके एंड डीके दोनों चीजों के। नंबर ऑफ अनडीके या फिर एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t सेकंड पर है। और n नॉट क्या चीज है? क्या इनिशियल? नहीं वो क्वेश्चन है ना, तो वैसे देखा डीके और अनडीके में तो तुम्हें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि n नॉट दे रखा है या n माइनस n नॉट दे रखा है। n नॉट माइनस n दे रखा है प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इन वर्ड्स को ध्यान रखो। क्या है ये? n क्या चीज है? नंबर ऑफ अनडीके या एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t सेकंड। n नॉट क्या चीज है?
number of undecayed या active nuclei at time t equal to 0 या फिर initial nuclei, क्योंकि initial वही होंगे। lambda क्या चीज है? t तो टाइम t है ना, समझ गई बात है। रिपोर्ट आप से इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। और भारत क्या चल है भारत को तो शाम की क्लास देख ली तो सारी देख ली सब मिल जाती है ना क्लास, रिकॉर्डिंग सही है ना, फिर आवाज मिल जाती है। हाँ आज से आ जाएगा शाम कौन दिया पीयूष नहीं आएगा ना, आए पता ही नहीं है क्या सर आपको पता है कल कापा वेरिएंट में आया है ना, कापा ही आया है नहीं कापा आया है। सारे बैच के कोर्स डेल्टा तो हमने भी दो तीन से बदल दी तो शॉर्ट टाइम पहले सर यूएस में डेल्टा प्लस का 50% टेस्ट कर दे अपन वो अपन वो फिर बंद हो जाएगा यूएस के लिए ना। ना वो यूएस वो तो बंद नहीं कर रहे, वही तो प्रॉब्लम है। तो अब नहीं पड़ी उगड़ा रामदा बस है, उन्होंने वैक्सीन उनके लिए अभी सिर्फ चाव ही रह गया है। हाँ उनको भी फर्क नहीं पड़ता, आओ हॉस्पिटल जाओ ठीक होगा, बस जाओ लगे तो देख लो सही है। हम बंद नहीं करेंगे, इकोनॉमिक काम नहीं करेंगे अपना। तेरे लिए अच्छा है, स्टार्टिंग आइडिया के लिए है, कोई अपन तो बंद नहीं करेगा। अरे सुबह वाले बैच में क्या कहते हैं ना, क्या टाइम लिमिट सुबह वाले बैच में क्या बोल रहा था मैं, हाँ योगी स्टार्ट करने की योगी ईएमआई से नहीं चैप्टर 1 से ही। वो तो एक बार फिर कर लो, टर्म 1 में तुम्हारे वो आएगा एमसीक्यू पेपर, तो फिर तुम्हारा नहीं बताया मुझे नहीं सर वो तो सीबीएसई सीबीएसई में तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम्हें नहीं करवाई होगी अभी। नहीं कर लेते उसके बाद टाइम 3 दिन का ही है ना, बाकी है तो एक दिन 25 एक साथ। अरे नहीं मैं बताऊं क्या होगा, किसी भी दिन अनसर्टेन हुआ ये कुछ सिस्टम अपना हमें भी लंका लग जाएगी, तुम अलग और वो अलग। अच्छा फिर ऐसा इसलिए मैं तुम्हें और शाम वाले को मैं बराबर करके चल रहा हूँ, किसी भी दिन कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर बराबर तो रहेंगे ना बच्चे, नहीं तो तुम क्या बैठे रहोगे या फिर वो बैठे रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी साथ में अपने मतलब ठीक है ना, आगे पीछे हो जाए तो ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट होगा। अरे आगे पीछे होते ही अगर बाई चांस कभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया तो समझ रहे ना फिर क्या होगा। अरे पर 2 बैच थोड़ी ऑनलाइन। अबे तो पागल हो गए क्या, मतलब एक क्लास को 6 बैच पढ़ाएंगे क्या? अबे तुम स्कूल में वो स्कूल वाले हैं और तुम हमारे सुबह दूसरी भी क्लास होती है, काम करना और रिवीजन क्लास होती है। अभी तो नहीं चला रहे ना, अभी चल रही है क्लास। इसका ग्राफ प्लॉट करना है अपने को ना, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, योगी करनी है सर। योगी अभी बताता हूँ मैं सोच के कुछ एक दिन कर लिया करेंगे अपन, ऐसा करेंगे वीक में एक दिन कर लिया करेंगे, 1.5 घंटे में तो हो जाएंगे कम से कम, बहुत सारे पेशेंट एक जगह कम से कम सारे उसके 45 मिनट का लेक्चर होता है, तुम्हारे 1.5 घंटे का होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो एन और टी का ग्राफ कैसे प्लॉट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ प्लॉट होगा, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू कितनी रहेगी n0, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो n0 से कहां जाएगा 0, एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ होगा, यहां से n0 से स्टार्ट होगा
और ये एक्सपोनेंशियली डिके ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे, समझ रही बात ये। अच्छा कभी कभी क्या होता है, देखो ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा और करेक्ट बना लो, ये वाला जो ग्राफ है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकता है ना, या कभी इंक्रीज नहीं हो सकता है। इस ग्राफ में क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n और t के बीच में बनाया हुआ है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो n है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती रहेंगी, डिक्रीज ही होती रहेंगी। तो कभी बाई चांस किसी ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो ये ग्राफ यहाँ से आकर आया है फिर कांस्टेंट हुआ फिर ऐसे आ रहा है, तो ये ग्राफ गलत है क्योंकि ये सैचुरेट नहीं हो सकता है। ये ग्राफ मान लो ऐसे आया फिर इंक्रीज हो गया फिर ऐसे जा रहा है, ये भी गलत है क्योंकि ग्राफ कभी इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा डिक्रीज ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। समझ आ रही बात ये? ना तो ये ग्राफ कांस्टेंट जा सकता है, नहीं ग्राफ ये इंक्रीज कर सकता है ना, ठीक है ना। और इस ग्राफ में जीरो भी आना पॉसिबल नहीं है वैसे तो, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, बट जीरो होना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबे टाइम के बाद। ऐसा बोले कि इनफाइनाइट में जाके जीरो होगा, तो जीरो इनफाइनाइट टाइम पॉसिबल है नहीं, तो वो जीरो को टच नहीं करेगा। फिर आता है इसमें के t इक्वल टू t इक्वल टू 1/λ पे निकालें, t इक्वल टू 1/λ पे, t इक्वल टू 1/λ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1/λ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा n नॉट डिवाइडेड बाई e हो जाएगा 1/e कितना होता है 0.37 या 0.368 हो जाएगा, एक ही बात है ना। मतलब एक टाइम नहीं 1/λ टाइम के बाद कितने न्यूक्लियस बचे अनडीके 0.37 ऑफ n नॉट, 0.37 ऑफ n नॉट। समझ आ गई बात? लोहे लंबा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कितना टाइम बचा एंड होने में मीटिंग? 1.5 मिनट। आया था मैं तो फिर रीजॉइन कर लें। रुको सर एक बार ये लिख लूंगा। चलो कर लेते ये वो आउट ऑफ टाइम भी कर देते हैं, दो जने भी चल देते हैं, दो जने में नहीं, दो जने में नहीं चलती, एक जने में चलती। रिकॉर्डिंग मिली। चलो ये अपन ने देखो यहाँ तक पढ़ लिया, n इक्वल टू 0.37 n नॉट मिल जाता है। समझ रही बात ये? हाँ इसमें देखो डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखना है, ये ग्राफ बना लो फिर डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखना। ये वही केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स ही है, वहाँ पे लैम्डा की जगह क्या होता है तुम्हारे वो 0.693 डिवाइडेड बाय के, यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है, वही है देखो, इसीलिए तो इजी है। अब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे इसके बाद तो। चलो इसमें लिखो डीके कांस्टेंट, हेडिंग डालो और डीके कांस्टेंट लिखो। मैं बता देता हूँ लिखना कहाँ से, यहाँ से लिखो रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल radioactive decay constant is defined as the reciprocal of the reciprocal of time interval, during
which the number of active nuclei during which the number of active nuclei in a given radioactive sample during which the number of active nuclei in a given radioactive sample reduces to 36.8% या फिर 37%, 36.8% और 37% of its initial value या initial nuclei. मतलब 37% of its initial nuclei. ठीक है ना, समझिए? Yes. इसके बाद देखिए हाफ लाइफ मतलब क्या, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचे, हाफ बचेंगे और हाफ क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे. समझे बात को? हाफ लाइफ अगर लिखें अपन इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, है ना. हाफ लाइफ क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचने चाहिए, हाफ. तो पहले देख लो इधर, एट टी इक्वल टू टी हाफ पर, है ना. एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट बाई 2. तो हमारे पास एन की इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वल टू एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा टी. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा एन नॉट बाई 2 इक्वल टू एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी. अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या ले लो दोनों साइड लॉग, ये हो जाएगा ln 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी हाफ. इस माइनस को इधर लेके आ जाओ और ln को क्या कर दो, ln2 कर दो. तो ln2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टी हाफ के बराबर. और टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. और ln2 कितना होता है 0.693, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा. या फिर इसको लॉग को अगर चेंज करके लिखना चाहो तो 2.303, ये लॉग बेस 10 हो जाएगा. फिर ये लॉग बेस 10 हो जाएगा ना, ये कर दिया कर. समझ रही बात ये? यस. क्या हो गया, 10%. 10% तो बहुत है अभी. 10% में तो हो जाएगी क्लास, जैसे ही मोबाइल बंद होने क्लास खत्म हो जाएगी. चलेगा. तो चार तेरे पास वो नहीं पावर में, हाँ घर पे, हाँ कल से लेके तेरा पावर बैंक किसी और से मंगा लेंगे पास. पावर बैंक में लेके जाऊंगा तो केबल लेके आ जाएंगे. केबल पॉड भी रखेंगे साथ में, चिंता नहीं है. तो वो पॉड लेके नहीं बोले पॉड भूल गया. आप पॉड भी यहाँ से ले लेंगे, तो पॉड में लेके आओ. पॉड वो लेके आएगा बस. सब कुछ चाहिए. फोन लेके आएगा, नया फोन मिलता है. नहीं नया फोन ज्यादा महंगा आएगा. पॉड इससे बनवा रहे हैं. पावर बैंक के पास ऑलरेडी है, जरूरत ही नहीं है. मार्केट थोड़ी ना जा रहे हैं. 1 घंटे का रेट लगा. हाँ रेट लगा ना, मैं रेडी के खाते में जोड़ लेंगे हम तो. वही पढ़ाई का भी लग जाएगा फिर रेट. ज्यादा लग जाएगा. ये तुमने ओ गड़बड़ हो गया. चलो लिखो फिर हाफ लाइफ की डेफिनेशन अभी लिखो आपने डेफिनेशन. हाँ साइक्लिंग पे अरे टाइम सब सुबह क्लास में. हाँ पास हो जैसा. नहीं पास की वजह से नहीं, पर टाइम ही मिलता अभी इतना. अभी तुम्हारा मॉड्यूल एडिट कर रहा हूँ बैठ के मैं, चैप्टर 9 वाला. मेरे को तो पता लगा चैप्टर खत्म होने वाला, वो चालू भी नहीं किया मैंने एडिट कर.
रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये पहले इधर पड़े 14 वाला बाकी रखेंगे, उसे बाद में पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल है वो सेमीकंडक्टर। बोर्ड में सर आता है कौन सा बोर्ड में तो आईडी नहीं है, नहीं तो मैं पागल हूँ क्या ऐसे डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखो, टाइम इंटरवल इन विच हाफ लाइफ के डेफिनेशन लिखो, टाइम इंटरवल इन विच। सर हाँ सर वो लास्ट में log 2 के आगे क्या लिखा है? log 2 के आगे ये तो बेस 10 पर है, ये बेस 10 है और ये 2.303 है। हाँ वो 2.303 डिवाइड बाय डिवाइड बाय लैम्डा भी है, ध्यान नहीं लगा, डिवाइड बाय लैम्डा भी है। ओके। Half life के definition, the time interval in which one half of the radioactive nuclei disintegrated, ठीक है, radioactive nuclei disintegrated। समझ आ गई बात? ये किसके 1 हाफ हो जाएंगे? जो पहले प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट है उनके क्या हो जाएंगे? 1 हाफ हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं तुमसे बिल्कुल बेसिक चीज पूछे अपन, जैसे कि मान लो कि इनिशियल न्यूक्लियर आपके पास N0 है, एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे? N0/2 एक और हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे? N0/4। एक और के बाद by8 और अगर मैं तुमसे बोलूं कि nth हाफ लाइफ के बाद nth हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे? N0/2 है। N0/2 की पावर n बचेंगे, N0/2 की पावर n। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि आफ्टर nth हाफ लाइफ n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास N0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है? n is equal to the number of half life। ठीक है, अब एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर देना फटाफट से। अगर मान लो कि इनिशियल न्यूक्लियाई 8 है तुम्हारे पास, N0 की वैल्यू कितनी है? तो बताओ कि 4 हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे? क्या सर? इनिशियल 8 है। हाँ, इनिशियली 8 है, तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे? 1/2 बचेंगे, है ना? आधा न्यूक्लियस सुना है? हाइड्रोजन का आधा न्यूक्लियस नहीं सर। अगर मैं तो कितनी हाफ लाइफ के बाद बचा? 4। 5 के बाद होता तो 1/4 न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का 1/4 न्यूक्लियस सुना है ऐसा? नहीं, या तो न्यूक्लियस 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डेड न्यूक्लियस 1.5 सुने कभी? नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी जो लो होते हैं ना, वो बहुत बल्क अमाउंट में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तब लगते हैं। जैसे कि तुमसे बोला जाए कि 50 मोल 100 मोल के लिए लग रहा है, अब 1 मोल में कितने होते हैं? एटम होते हैं 6.023 into 10⁻23 एटम। एक एटम में एक न्यूक्लियस है ना, तो ऐसे 50-100 मोल हो जाएंगे तो बहुत अरबों खरबों में न्यूक्लियस चले जाएंगे, तब वैलिड है। 100, 200, 500, 1 लाख, 10,000 या 1 करोड़ के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि फिर इसमें वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि कुछ हाफ लाइफ के बाद वो क्या हो जाएगा? आधे न्यूक्लियस बचने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये होता नहीं है कि अप्रोक्सीमेटली आधे कम हो जाते हैं। ये तो मोटा मोटा आइडिया है एक तरीके से, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
इसमें आपको पता नहीं होता है कि कौन सा न्यूक्लियस डिके होने वाला है, कौन सा बचने वाला है, समझ आई बात ये? और कितने डिके होने वाले हैं एक साथ वो भी पता नहीं होता, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है ना, आधे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली 100 दे रखे तो उसके 50 ही बचेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 100 200 500 में तो लग ही नहीं रहे, अरबों खरबों में लग रहा है। वो अरबों खरबों भी बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा में लग रहा है। मैंने बोला ना एक मोल में 10⁻23 है, तो सोच लो तुम कितना होगा। अब उसमें 100 200 500 कम भी दे गए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए कम में मत लगा देना। रेडियो एक्टिव जो लो है वो बहुत बल्क अमाउंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तभी लगेगा, ठीक है। इसके बाद ये एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को समझ जाओगे कि कितने एक हाफ लाइफ के बाद आधे बचेंगे और आधे डिके हो जाएंगे। टी इक्वल टू 0 पे क्या 100% है आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी क्या भाई, डिके कितने हो गए, देखो n इक्वल टू n नॉट वाले फॉर्मूले में n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t में n क्या चीज है, n क्या चीज है, अनडीके। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आफ्टर टाइम t प्रोबेबिलिटी बताओ कि अनडीके न्यूक्लियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एट t सेकंड पे अनडीके न्यूक्लियर की प्रोबेबिलिटी है n डिवाइडेड बाय n नॉट। ये तो अनडीके की प्रोबेबिलिटी है ना, या परसेंटेज बोल लो, और डीके की क्या है, n अगर अनडीके है टोटल n नॉट है तो डीके कितने हो गए, n नॉट माइनस n डीके हो गए, दिस डिवाइडेड बाय n नॉट। ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, डीके की, क्या परसेंटेज हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। तो ऐसे देखो t इक्वल टू 0 पे क्या 100% होगा, अनडीके, और डीके कितना होगा 0। t एक हाफ लाइफ के बाद वो 50 दोनों 50-50 हो जाएंगे। दो हाफ लाइफ के बाद 25% वो 25% होगा अनडीके और 75 डीके हो चुका होगा। ऐसे ही 3 4 5 nth हाफ लाइफ के बाद n नॉट अपॉन 2 की पावर n तो बचेगा और 1 माइनस या n नॉट माइनस n नॉट अपॉन 2 की पावर n क्या हो जाएगा, रिमेनिंग होगा कि नहीं होगा। इसमें n नॉट से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है, n नॉट का डिवाइड भी कर रखा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है तो ये निकाल रखे इन्होंने। आफ्टर nth हाफ लाइफ के बाद ये वैल्यू कितनी है, n नॉट अपॉन 2 की पावर n, तो n नॉट उसमें भी है इसमें भी है नीचे भी है, कॉमन वगैरह कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये बचेगा। समझे नहीं समझे बात को, ये दे रखा है टेबल में, ये बस समझ आना चाहिए अपने को, और कुछ इससे बड़ा इसमें कुछ है नहीं। फिर उसके बाद मीन लाइफ। मीन लाइफ क्या होता है कि जितने भी हाफ लाइफ, मतलब मान लो कि अलग अलग सैंपल हो सकते हैं या आइसोटॉप हो सकते हैं, तो उनका जो होता है हाफ लाइफ वो अलग अलग हो सकता है। तो जितने भी हाफ लाइफ है सैंपल में, जितने भी न्यूक्लियस है उनके जितने भी हाफ लाइफ है उनका मीन क्या होता है, मीन लाइफ। उनके मीन को क्या बोलते हैं, मीन लाइफ बोलते हैं। The average time for which the nuclei of the radioactive sample exists is called the mean life or average life of that sample. ठीक है, it is denoted by tau and mathematically इसका एक्सप्रेशन होता है 1/lambda। मीन लाइफ का एक्सप्रेशन क्या होता है 1/lambda, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है यहाँ पे। हाँ, पर ये मीन लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन जरूर निकाल सकते हैं। तो मीन लाइफ कितना हो गया हमारे पास, इसकी डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें, मीन लाइफ की डेफिनेशन लिखनी है, इसमें जो लिखी हुई है वो लिख लेनी है। मैं समझा देता हूँ इसमें और क्या क्या लिखना है, इधर देख लो एक बार। मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/lambda, और इसका अगर मेरे को रिलेशन निकालना है हाफ लाइफ से, तो टी हाफ कितना होता है, टी हाफ होता है Ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, अब देखो दो रेशियो है, दिस डिवाइडेड बाय दिस भी निकाल सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस निकाल लेते हैं एक बार, दोनों लिख लेंगे, एक कोई एक याद रख लेना, 1/lambda डिवाइडेड बाय Ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 1/Ln2 0.693 और 1/0.693 कितना हो जाएगा, करना तो कितना है
1.4 आना चाहिए 1.443 1.443 तो इसका मतलब मैंने इसको डिवाइड बाय टी इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि टी मीन जो है वो 1.44 ही लिख लेते हैं, 3 को हटा देते हैं, 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। समझ नहीं बात नहीं? मीन लाइफ का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 लेंथ होता है। समझ गए बात को? डेफिनेशन लिख लो पहले। हाँ बताओ भाई, तो वो लिख तो सही डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन लिख लो पहले। ये द एवरेज टाइम फॉर विच the average time for which the nuclei of a radioactive sample the average time for which the nuclei of a radioactive sample exist is called mean life. Is called mean life or average life. Is called mean life or average life of that sample. It is denoted by tau. या T मीन लिख लेना ना। इसका वो फॉर्मूला लिखना, फिर नीचे कौन सा T मीन इक्वल टू सम ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, लिखा हुआ है ना, सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बाकी उसको सॉल्व करके 1/λ निकाला है। तो क्या लिखना है 1/λ? नहीं वो तो लिखना ही है, उसके साथ एक और लिख लो, सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। फिर मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसी में पढ़ते नहीं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइडेड बाय dt। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन है ना, n dn डिवाइडेड बाय dn, ऐसे करना होता है। इंटीग्रेशन ऊपर मीन के फॉर्मूले में ऊपर क्या होता है, सम, इंटीग्रेशन बहुत होता है सम एरिया मतलब, और नीचे क्या होते हैं नंबर्स, dt है मतलब टोटल टाइम, dn है मतलब टोटल नंबर। समझ रही बात की? इसके बाद एक्टिविटी से अपन कल पढ़ेंगे। तो मीन बाय टी हाफ का था। हाँ, और ये रिलेशन लिख लेना, मीन बाय टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1.44 टी हाफ। हाँ अभी हम कर देंगे ना क्यों परेशान हो रहा है, वहां से क्यों आ रहा है तू? लॉयल लांबा बाय बाय सर। लिख लिया? हाँ हाँ लिख लिया। ठीक है चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय।